हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिगेंट क्लासेस। मैं कोमल दायमा पिछले कुछ दिनों से आपको आपकी सीयूईटी एज वेल एज योर 12th सीबीएसई बोर्ड के लिए इकोनॉमिक्स पढ़ा रही हूँ। ठीक है, आज हम मनी एंड बैंकिंग का पार्ट 2 कर रहे हैं। हमने मनी एंड बैंकिंग का पार्ट 1 पहले के वीडियो में ऑलरेडी कर लिया है। ठीक है, तो अभी हम जो मनी एंड बैंकिंग का पार्ट 2 है, ये करने से पहले हम क्या करते हैं, पार्ट 1 को एक बार रिवाइज करते हैं। तो हमने क्या क्या देखा था पार्ट 1 में? बार्टर सिस्टम। व्हाट इज मीन बाय बार्टर सिस्टम? बार्टर सिस्टम मतलब एक ऐसी प्रोसेस जिसमें मनी का कोई रोल ही ना है। कोई रोल है क्या मनी का? नहीं। और कोई मॉनिटरी इंस्ट्रूमेंट्स का भी रोल नहीं है, लाइक चेक, क्रेडिट कार्ड, इनका भी यहाँ पर कोई रोल नहीं है। मतलब देखिए, मुझे अगर 1 किलो गेहूं चाहिए तो मैं किसी को 1 किलो गेहूं दूंगी और उससे 1 किलो चावल लूंगी। दिस इज कॉल्ड एज बार्टर सिस्टम, जहां पर सिर्फ कमोडिटी की लेन देन होती है, पैसे का कोई मेजर रोल नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा कि एक अजम्पशन है बार्टर सिस्टम में। ठीक है, तो वो अजम्पशन क्या है? व्हाट इज दैट अजम्पशन? दैट इज अ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वन। ठीक है, वो क्या है? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वन। जिसमें क्या होता है, बताइए मुझे, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वन में क्या होता है? इसमें ऐसा होता है कि अगर मुझे 1 किलो गेहूं चाहिए, ठीक है, मैंने जैसे अभी आपको एग्जांपल दिया, और मेरे पास 1 किलो चावल है देने के लिए। ठीक है, मेरे पास 1 किलो क्या है? चावल है। तो मुझे ऐसे ही सेम पर्सन मिलेगा जिसे 1 किलो चावल चाहिए और मुझे क्या चाहिए? 1 किलो गेहूं। उसके पास 1 किलो गेहूं है और उसे 1 किलो चावल चाहिए। ऐसे सेम पर्सन हमें मिलना पॉसिबल है क्या इन रियल वर्ल्ड? नो। लेकिन दिस इज अजम्पशन ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। ठीक है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट का ये क्या है? सॉरी, दिस इज द assumption of barter system which is double coincidence of wants. ठीक है, फाइन। हमने आगे क्या देखा था? मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, मनी क्या है? ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। मनी क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। ठीक है, हमने ये देखा था। उसके बाद नेक्स्ट हमने आगे क्या देखा था, याद कीजिए। नेक्स्ट हमने आगे क्या देखा था? हमने ये देखा था कि 2 टाइप्स की बैंक होती है, एक सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक। तो इंडिया में सेंट्रल बैंक की एस्टेब्लिशमेंट कब हुई? 1935। और आरबीआई एक्ट कब आया था? 1934। और इंडिया की सेंट्रल बैंक कौन सी है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये सब हमने पिछले वीडियो में देखा था। हम जल्दी से इसे रिवाइज करते हैं, फिर आज का वीडियो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी मुझे बताइए, कमर्शियल बैंक में एसबीआई इज अ कमर्शियल बैंक, राइट? यही देखा था ना हमने लास्ट वीडियो में? रॉन्ग। एसबीआई ये कमर्शियल बैंक नहीं है। हाँ, ये बहुत ज्यादा फेमस है, इसलिए आपको ऐसा लगेगा कि एसबीआई मतलब ही कमर्शियल बैंक, लेकिन नहीं। एसबीआई कमर्शियल बैंक है, लेकिन और भी दूसरी बैंक है जो कमर्शियल बैंक के अंडर आती है। एचडीएफसी, देन आफ्टर दैट आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है, देना बैंक, अपना बैंक, जो मैंने बनाई थी लास्ट वीडियो में, राइट? ओके, तो ये सारी बैंक्स किस में आती है? कमर्शियल बैंक के अंडर आती है। ठीक है, तो कमर्शियल बैंक क्या करती है? किसी एक से डिपॉजिट लेती है और उसमें का कुछ अमाउंट अपने पास स्टोर रखती है, और बाद में जिसको लोन की जरूरत है उसे क्या करती है? लोन देती है। ठीक है, ये होगी कमर्शियल बैंक। ये कमर्शियल बैंक की फंक्शनिंग है। फिर हमने देखा था कि क्रेडिट क्रिएशन कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करती है? आरबीआई ऐसा करती है कि वो सब पर कुछ रेस्ट्रिक्ट्स लगाती है, कुछ लिमिटेशंस लगाती है। ठीक है, क्रेडिट क्रिएशन के लिए। फॉर एग्जांपल, उनको कुछ रिजर्व रखने लगाती है, जैसे एसएलआर, सीआरआर एंड रिवर्स रेपो। ठीक है, ये सब क्या हो गए? ये सब है रेस्ट्रिक्शंस, ये सब लिमिट्स है कि हम कितना क्रेडिट क्रिएट कर रहे हैं और हमें कितना करना चाहिए फॉर द बैंक्स। ओके, फाइन, गुड। अभी हम आगे हमने क्या देखा था, याद कीजिए। इतना ही हमने उस दिन उस वीडियो में देखा था। ठीक है, दिस इज द रिवीजन ऑफ द प्रीवियस वीडियो। ओके, तो हमने ये सब कुछ आपके लास्ट वीडियो में देखा था, लेकिन कैसे देखा था? विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस। आपको इन वीडियो का एक प्रॉफिट अब पता लगेगा, जैसे मैंने आपकी रिवीजन करवाई कि हमने चैप्टर रिवाइज किया, लेकिन किसकी हेल्प से? क्वेश्चन की हेल्प से। हमने एक होल चैप्टर रिवाइज किया, लेकिन किसकी हेल्प से? एमसीक्यू क्वेश्चंस की हेल्प से। मतलब अगर आपको कोई चैप्टर सीखना है, फिर भी आप इस वीडियो पे आ सकते हो, आपको सारा चैप्टर भी इसमें सीखने मिल जाएगा, एज वेल एज उसकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी तुरंत हो रहे हैं। वाओ, व्हाट इंटरेस्टिंग फैक्ट, राइट? कि आपके कंसेप्ट्स भी हो रहे हैं, साथ में आपके क्वेश्चंस भी हो रहे हैं, राइट? इट इज टू इंटरेस्टिंग। और इसका मेजर इंपॉर्टेंस ये है कि ये किसी भी टॉपिक को इग्नोर नहीं करता है। ये वीडियो टॉप 50 क्वेश्चंस आपको यहाँ नहीं मिलते, आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं जो क्वेश्चंस आपके पूरे चैप्टर को कवर कर रहे हो, ताकि आपके कोई एक भी कंसेप्ट अगर छूट जाए पढ़ाई करते वक्त तो इस वीडियो में से वो कवर हो जाए। ठीक है, ओके, फाइन। तो अभी आज हम 15 क्वेश्चंस कर रहे हैं, रिमेनिंग क्वेश्चंस इस चैप्टर के। ओके, सो लेट्स डू दैट। ओके, अभी मैंने आपको बताया कि सीआरआर क्या है। सीआरआर क्या है? इट इज अ क्रेडिट क्रिएशन के लिए ये क्या करता है? लिमिट फिक्स करता है। तो अभी क्वेश्चन रीड करते हैं। ओके, what does the cash reserve ratio
रिप्रेजेंट इन द बैंकिंग सेक्टर, ठीक है। बैंकिंग सेक्टर में कैश रिजर्व रेशो क्या रिप्रेजेंट करता है, मतलब क्या शो करता है, ठीक है। तो लेट्स रीड द ऑप्शन। अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट्स अ बैंक मस्ट सेट असाइड फॉर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट। देखिए, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए बैंक अपने प्रॉफिट में का कुछ परसेंट बाजू में रखती है, तो ये आएगा क्या, नहीं, ये क्या एक रेस्ट्रिक्शन है, उस पर आपको सोचना है। द परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट अ बैंक मस्ट कीप एज अ कैश रिजर्व विद द सेंट्रल बैंक। दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। एक ऐसे परसेंटेज रखना है डिपॉजिट का जो बैंक अपने पास, सॉरी बैंक सेंट्रल बैंक के पास रखे कैश के रूप में, कैश के फॉर्म में, उसे कहते हैं कैश रिजर्व रेशो। मतलब आपको एक परसेंट ऐसा रखना है डिपॉजिट्स का। सपोज मैंने, देखिए, मैं गई और मैंने इस बैंक में 5000 रुपीज डिपॉजिट रखा, ठीक है। मैंने SBI में 5000 रुपीज का डिपॉजिट रखा, ठीक है। मेरी एक दोस्त आई जिसको मुझसे पैसे मांगने के लिए शर्म आ रही थी, तो उसने क्या किया, मतलब उससे ऐसा लग रहा था कि यार क्यों मैं इससे पैसे मांगू, हमारी दोस्ती खराब हो जाएगी। ऐसा होता है ना, पैसों में दोस्ती खराब होती है वगैरह वगैरह, आपने सुना होगा मूवीज में, ओके। तो उसे क्या लग रहा था, उसे बुरा लग रहा था मुझसे पैसे मांगने में, ठीक है। तो वो बैंक के पास गई, बैंक को बोली कि मुझे 4000 रुपीज लोन चाहिए। बैंक ने क्या किया, इसमें से 1000 रुपीज क्या किया, साइड में रखा एज अ कैश, ठीक है, और इसे 4000 रुपीज एज अ लोन दे दिया। तो ये जो 1000 रुपीज एज अ कैश साइड में रखा गया है, ये परसेंटेज है एक डिपॉजिट का मेरे, उसे कहते हैं कैश रिजर्व रेशो। उसे क्या कहते हैं, कैश रिजर्व रेशो, ठीक है। दिस इज द कैश रिजर्व रेशो, फाइन। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बैंक आर also रिक्वायर्ड टू कीप सम रिजर्व्स इन लिक्विड फॉर्म, दिस रेशो इज कॉल्ड एज लिक्विड फॉर्म, नॉट इन कैश फॉर्म। इसका मतलब क्या है, फर्स्ट ऑप्शन तो गया, कैश रिजर्व रेशो गया, रिजर्व रेपो रेट, सॉरी रेपो रेट गया। दिस इज द आंसर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, ये है इसका आंसर। तो अभी मैं आप बताएंगे मैम लिक्विड क्या है, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशो क्या है। आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू, ओके। मैं आपको ये बता देती हूँ अभी, फाइन। तो लिक्विड किसे कहते हैं, लिक्विड ऐसे चीज को कहते हैं कि जो इजीली कैश में कन्वर्टेबल हो जाए, ठीक है। लिक्विड मतलब ऐसी चीज जो इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाए और उसके रियल वैल्यू, मतलब जो उसकी वैल्यू है लिक्विड की, उसमें भी कोई चेंज ना आए, ठीक है, उसमें भी कोई चेंज ना आए। तो इसे क्या कह सकते हैं, मनी इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, बॉन्ड्स हो गए, ठीक है, ये आ सकते हैं लिक्विड्स में, ठीक है, जिसका जल्द से जल्द पैसे हो जाए, ठीक है। ओके फाइन, इट्स इजी, ओके। सो नेक्स्ट, तो आपने इस क्वेश्चन में क्या देखा, आपने इस क्वेश्चन में देखा कि SLR एक ऐसा रिवर्स रेशो है, सॉरी रिजर्व है, जो लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। 1% हमें ऐसा रखना पड़ता है बैंक में जो लिक्विड फॉर्म में हो, उसे SLR कहते हैं, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, ठीक है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैनेजिंग द सप्लाई ऑफ मनी बाय बाइंग एंड सेलिंग गवर्नमेंट इज कॉल्ड एज, ठीक है। मतलब ये क्या करता है, गवर्नमेंट क्या करता है, सप्लाई ऑफ मनी मैनेज करता है बाय बाइंग और सेलिंग। बाइंग और सेलिंग करके क्या करता है, मनी का सप्लाई मैनेज करता है, उसे CRR कहते हैं क्या, नहीं। CRR मतलब क्या, हमने अभी देखा, CRR मतलब कैश रिजर्व रेशो, जो बैंक में कमर्शियल बैंक अपने पास रखते हैं। SLR भी हमने अभी देखा, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, तो ये भी उसमें नहीं आएगा। तो व्हाट इज द एग्जैक्ट आंसर, एग्जैक्ट आंसर इज ओपन मार्केट ऑपरेशन, और भी ये है क्या, हम आगे देखेंगे, ठीक है। या फिर यही देखते हैं, देखिए देखिए क्या होता है, गवर्नमेंट मीन्स ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट RBI करती है, ठीक है। ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट RBI करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो मैनेजिंग द सप्लाई ऑफ मनी बाय बाइंग एंड सेलिंग गवर्नमेंट्स इज कॉल्ड, ठीक है, बाय बाइंग एंड सेलिंग द बॉन्ड्स, ठीक है, बाय बाइंग और सेलिंग द बॉन्ड्स, ठीक है। बॉन्ड्स एक ऐसी चीज होती है जिस पर ये लिखा होता है कि मुझे इतने इतने पैसे इसको देने हैं या फिर इतने पैसे इससे लेने हैं। देखिए, अगर मार्केट में पैसा बहुत ज्यादा कम है, सप्लाई ऑफ मनी कम है, तो RBI क्या करेगी, बाइंग करेगी बॉन्ड्स की, ठीक है, सिक्योरिटीज और बॉन्ड्स की। और अगर मार्केट में पैसा बहुत ज्यादा है तो RBI क्या करेगी, RBI क्या करेगी, सेलिंग करेगी, ठीक है, मतलब वो लोगों से पैसा निकलवाएगी, ठीक है। तो ये क्या करती है, मैनेजिंग द सप्लाई ऑफ मनी, जो इसकी हेल्प से होती है, बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज की बाइंग और सेलिंग से, इसे कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है, इसे कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओके। इट्स इजी, राइट, आपको समझ में आ रहा है, राइट, ओके। द इंटरेस्ट रेट एट विच द मनी इज लेंट इन दिस वे इज कॉल्ड द, ठीक है, मतलब मनी लेंट मतलब मनी क्या, संभाल के रखना, एक ऐसा इंटरेस्ट रेट, ठीक है, जिसके ऊपर से पैसा लेंट किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, व्हाट इट्स कॉल्ड एज, इट्स कॉल्ड एज रेपो रेट, ठीक है। व्हाट इज द रेपो रेट, रेपो रेट मतलब एक इंटरेस्ट रेट। आपको मैं ये हिंदी में एक एग्जांपल देके समझाती हूँ, ओके, लेट्स सी, ठीक है। तो देखिए,
एक दिन क्या हुआ ना, एक दिन बहुत बड़ा क्राइसिस आ गया इंडिया में, ठीक है। एक दिन क्राइसिस आ गया मनी का, ठीक है। तो एचडीएफसी बैंक ने क्या किया, एचडीएफसी बैंक जो है वो रिजर्व बैंक के पास गई, ठीक है। रिजर्व बैंक के पास गई और रिजर्व बैंक को बोला कि देखिए मुझे ना पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो आप मुझे क्या कीजिए, लोन दे दीजिए। तो उन्होंने कहा लोन मैं नहीं दूंगा, आई विल गिव यू सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज के साथ में मैं आपको फंड दूंगा। मतलब क्या है ये सिक्योरिटीज होती है कि मैंने ये आपसे खरीदा है, जिसकी वजह से अभी रिजर्व बैंक क्या करेगा, सिक्योरिटीज खरीद लेगा, जिसकी वजह से एचडीएफसी बैंक को फंड मिल जाएगा। और उस पर यह भी लिखा होगा कि ये खरीदी हुई जो सिक्योरिटीज है मैं इस डेट पर आपको रीसेल कर दूंगा, ठीक है। मैं आपको ये फिर से दे दूंगा, मतलब ये सिक्योरिटीज रिजर्व बैंक जो फिर से देगा तब एचडीएफसी बैंक उन्हें कैश देगी, ठीक है। तो कौन जिस इंटरेस्ट रेट पर मनी लेंड किए जाते हैं, ठीक है, मतलब मनी दिए जाते हैं आरबीआई की हेल्प से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को या फिर कमर्शियल बैंक्स को, उससे कहते हैं रेपो रेट। कुछ इंटरेस्ट होता होगा, राइट। बिना इंटरेस्ट का तो काम नहीं होगा, कुछ इंटरेस्ट होता होगा। तो जिस इंटरेस्ट पर सेंट्रल बैंक क्या करती है, पैसा देती है कमर्शियल बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, उन्हें कहते हैं रेपो रेट, ठीक है। इट्स इजी, आपको समझ गया, राइट। फाइन। अभी आप देखिए, आपने 4 वीडियो में 3-4 अलग अलग कंसेप्ट पढ़ी, सिर्फ 4 नहीं, आई थिंक 4 से ज्यादा कंसेप्ट हुई है आपकी, ठीक है। तो यही फायदा इन वीडियोस का। इन वीडियोस में आप क्या कर रहे हो, क्वेश्चंस तो सॉल्व कर ही रहे हो, बट उसके साथ में आप कंसेप्ट लर्न कर रहे हो। और इकोनॉमिक्स में सीयूईटी के लिए स्पेशली कंसेप्ट इज द बेस, ठीक है। कंसेप्ट आपका बेस है, इसी बेस पे आप बिल्डिंग तैयार करोगे। कौन सी, जिस कॉलेज में आपको जाना है उस कॉलेज की, फिर चाहे वो मिरांडा हाउस हो, ठीक है, या फिर रामजस कॉलेज हो, जिस कॉलेज में आपको जाना है उस कॉलेज की आप क्या कर रहे हो, बिल्डिंग क्रिएट कर रहे हो इस बेस पर। और वो बेस क्या है, ये वीडियोस जिनमें आपको विद क्वेश्चंस आपका क्या मिल रहा है, कंसेप्ट क्लियरेशन, ठीक है। इसलिए आप भी देखिए और आपके फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी क्या मिले, एक बेस मिले जिसकी हेल्प से वो अपनी बिल्डिंग अपने कॉलेज की क्रिएट कर सके, ठीक है। फाइन, ओके। अभी हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेथड ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशन क्लियरली गिव द डेट ऑफ रीसेल और रिपर्चेस, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया कि सिक्योरिटीज पर एक डेट क्लियरली लिखी होती है कि इस डेट को मैं रीसेल करूंगा या फिर इसको फिर से बेच दूंगा, सॉरी फिर से खरीद लूंगा, ठीक है। तो ये ओपन मार्केट ऑपरेशन में कौन सी मेथड ऐसी है जहां पर क्लियरली डेट्स लिखे हुए होते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको पता है या नहीं मुझे नहीं पता, बट मैं आपको इसका डायरेक्टली आंसर बता देती हूँ। दैट इज द रिलीज मेथड, ठीक है। दिस इज द रिलीज मेथड, ओके, राइट। सही आंसर है, बताइए आप, सही आंसर है या गलत आंसर है। नहीं, इसका सही आंसर है रेपो मेथड, ठीक है। रेपो मेथड पे ये क्लियरली लिखा हुआ होगा कि आपको किस डेट पर आप ये रिसेल करने वाले हैं या इसे रीपरचेस करने वाले, ओके फाइन। ओके, तो अभी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ाती हूँ, ओके। सो लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हम हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओके फाइन। लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। RBI can also control money supply by changing the rate at which it gives the loan to commercial bank, what it called as, ठीक है। RBI क्या कर सकता है, RBI और एक तरीका अपना सकता है सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, मनी सप्लाई को, ठीक है। तो वो वे क्या है कि वो क्या कर सकता है, जो रेट है, जिस रेट पर वो बैंक को लोन देता है, इंटरेस्ट रेट, उस रेट में चेंज करके, ठीक है। लेकिन इसको कहते क्या है, ठीक है, जो ये चेंज करना रेट है उसे कहते क्या है, ठीक है। तो उसे कहते हैं बैंक रेट, ठीक है। बैंक रेट मतलब कि आरबीआई क्या कर रहा है, रेट में चेंजेस ला रहा है, ठीक है। बैंक रेट मतलब, तो आरबीआई क्या करता है, आरबीआई रेट्स में मतलब जिस रेट पर वो बैंक को लोन दे रहा है वो सारे रेट में क्या कर सकता है, चेंजेस ला सकता है, जिसे क्या कहते हैं, बैंक रेट कहते हैं, ठीक है, जिसे कहते हैं बैंक रेट, ओके फाइन। अभी हम हमारा अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ओके। लेट्स डिस्कस आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इट इज। देखते हैं ये क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। ये आपको समझ में आ गया, बैंक रेट, इट्स इजी, ओके, डोंट बी सो पैनिक, फाइन। The average transaction demand for money is based on dash of monthly income, ठीक है। अभी देखिए एवरेज ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी मतलब मेरे जो मंथ की इनकम है उसमें से मेरी एवरेज ट्रांजैक्शन ऑफ डिमांड फॉर मनी किस पर बेस्ड होती है, ठीक है। मंथली इनकम की किस पर बेस्ड होती है, फुल, हाफ या फिर बोथ या फिर कुछ भी नहीं। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मेरे मंथ में मुझे सपोज दिस इज द नवंबर, ठीक है।
1 नवंबर को मेरे हाथ में आए 100 रुपीज, ठीक है, मेरे हाथ में आए 100 रुपीज, और 30 नवंबर को मेरे पास क्या हो गए 0 रुपीज। 30 नवंबर को मेरे पास क्या हो गए 0 रुपीज। तो ये दो चीजें हो गई, फर्स्ट सेकेंड, ठीक है। अभी मैं क्या करूंगी, इनको प्लस करूंगी, दिस इज 100, ठीक है, और ये क्या है 1 और 2 दो चीजें हैं, तो मैं इसे डिवाइड करूंगी 2 से, सो दिस इज 50, मतलब मेरे पेमेंट का आधा। तो एवरेज ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी, ये किस पर बेस्ड है, हाफ ऑफ मंथली इनकम। ये किस पर बेस्ड है, हाफ ऑफ मंथली इनकम। अभी मुझे बताइए, ये जो यहाँ 100 थे तो यहाँ 0 कैसे हो गया। देखिए अभी मुझे इनकम मिलेगी, ठीक है, तो मैं अपने इनकम में से कुछ सेव करूंगी, ठीक है, कुछ खर्च करूंगी, लेकिन वो सेविंग में काउंट नहीं कर रही कि मेरे पास पैसा है। मैं वो किस लिए काउंट नहीं करती हूँ, ताकि ये पैसा मैं एज ए सेव ही रखूं, इसको मैं खर्चूं ना, ठीक है, कोई इमरजेंसी हो तो ही यूज करूं। तो मुझे 1 तारीख को 100 रुपए मिलते हैं और 30 नवंबर आने तक वो सारे 0 हो जाते हैं, क्योंकि मैंने अपने सारे एक्सपेंसेस दे दिए। 10 रुपीज मैंने रेंट दिया, ठीक है, 20 रुपीज का मैंने राशन भर लिया, ठीक है, राशन भी तो भरना होता है ना। देन 10 रुपीज का लाइट बिल दे दिया, ठीक है। देन मेरे कुछ ना मेडिकल बिल बचे थे, तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी लास्ट मंथ में, तो मैंने मेडिकल बिल दे दिया, ठीक है, ये सारा बिल मैंने क्या किया, दे दिया। उसके बाद ना मेरा मन हुआ कि मैं इस महीने में ना एक मोबाइल ले लूं, तो 10 रुपए का मैंने मोबाइल ले लिया। ये पॉसिबल नहीं है, दिस इज एन एग्जाम्पल, ठीक है, 10 का राशन 10 रुपए का रेंट, इट्स इम्पॉसिबल, इट्स एन एग्जाम्पल, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। 10 रुपए के मैंने क्या किया, एक मोबाइल बाय कर लिया, ठीक है। तो टोटल कितने में, 10 + 10 20, 20 + 20 40, 40 + 10 50, 50 + 20 70, और 30 रुपीज एज ए सेविंग रख लिया, ठीक है। 30 रुपीज की मैंने सेविंग कर ली, तो मेरे सारे पैसे तो खत्म हो गए। ये 30 तो मुझे देखने ही नहीं है ना, क्योंकि ये अगर मैं देखता हूँ और किसी चीज जैसे मोबाइल खरीदने का मन हो गया, वैसे और कोई चीज खरीदने का मेरा मन हो गया, तो इसलिए मेरे पास पैसे कितने बचते हैं, 30 नवंबर आने तक 0 रुपीज, ठीक है। तो अब ये जो दो क्वांटिटी है उनको हम क्या करेंगे, हमारे पेमेंट को उस दो क्वांटिटी से 2 से डिवाइड करते हैं, तो 50 रुपीज क्या होती है, 50 रुपीज मतलब द एवरेज ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी, मतलब जो एवरेज ट्रांजैक्शन है मनी की डिमांड का, वो किस पर बेस्ड होता है, हाफ ऑफ योर मंथली इनकम, ठीक है, समझ रहे हो, हाफ ऑफ योर मंथली इनकम, ओके। चलो अभी आगे का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ओके। व्हाट डज द वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी रेफर टू। मैं आपको एक एग्जांपल समझाती हूँ, उसके बाद इसका जवाब दीजिएगा, ठीक है। आज सुबह, इन टुडे मॉर्निंग आई गॉट 1000 रुपीज, मुझे 1000 रुपए मिले, किससे, पापा से, ठीक है, मुझे पापा से 1000 रुपए मिले, मेरे पापा से, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सुबह सुबह मिल्कमैन आया, बोली चलो ये 1000 रुपए क्या करते हैं, इसके दे देते, ठीक है। मैंने उनको 1000 रुपए दे दिए, ओके फाइन। फिर वो 1000 रुपए लेकर वो गए, वो कहाँ गए, वो गए गाय का खाना लेने, ठीक है, गाय का खाना लेने, ठीक है, उनको भी तो फूड चाहिए, उन्होंने वहां पर उनको 1000 रुपए दिए, ठीक है। और जो ये गाय का खाना लेकर आया था वो गए शॉप में, ठीक है, वो गए शॉप में, और शॉप में से उन्होंने क्या किया, शॉप में से गाय का खाना फिर से बिकत लाया, उनका खत्म हो चुका था तो वो फिर से उसे लेने गए, ठीक है। उनको उन्होंने दिया 800 रुपए, क्योंकि उनको 1000 में तो नहीं आएगा ना, प्रॉफिट 200 का होगा, ठीक है, तो उनको उन्होंने दिया 800 रुपए। फिर वो जो दुकान में गए थे, वो दुकान वालों ने फैक्ट्री वालों को, जो गाय का खाना बनाती है वो फैक्ट्री है, वो फैक्ट्री वालों को दे दिए उनके पैसे, ठीक है। तो आप देख रहे हो, पैसे पापा से मेरे पास आए, मेरे से मिल्कमैन गए, मिल्कमैन से उसने, वो शॉप में गया, वो शॉप में जाकर उसने क्या किया, खाना खरीदा। वो शॉप वाला दूसरे शॉप में गया, जो होलसेल शॉप थी वहां पर, वहां से उसने गाय का खाना लिया, क्योंकि उसके शॉप में खत्म हो चुका था, स्टॉक खत्म हो चुका था, ठीक है। फिर उसके बाद उसने क्या किया, फिर उसके बाद वो जो शॉप वाला है वो फैक्ट्री वाले के पास गया और जाकर उसको पैसे दिए, ताकि वो उसको नया माल दे सके। और फिर फैक्ट्री वाले ने क्या किया, फैक्ट्री वाले ने उसको जो सामान रॉ मटेरियल लग रहा था वो फार्मर से लिया था, ठीक है, तो फार्मर को पैसे दे दिए। फैक्ट्री वाले ने क्या किया, फार्मर को पैसे दे दिए। तो ये सारे पैसे जो घूम रहे हैं, ठीक है, इसे कहते हैं वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी, ठीक है, मतलब पैसा एक हाथ में नहीं रहता, पैसा घूमता रहता है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं, द स्पीड एट विच फिजिकल मनी इज प्रिंटेड बाय द सेंट्रल बैंक, तो ये गलत ऑप्शन है, ठीक है। द रेट एट विच मनी चेंजेस वैल्यू ओवर टाइम, मनी अपनी वैल्यू कभी चेंज नहीं करती, आपको ये याद रखना है, मनी अपनी वैल्यू कभी चेंज नहीं करती, जो वैल्यू उस पर लिखी हुई है वही उसकी फिक्स्ड वैल्यू होती है, ठीक है, जो वैल्यू उस पर लिखी गई है वही उसकी फिक्स्ड वैल्यू है। मनी अपनी वैल्यू चेंज करती है क्या, कभी नहीं करती है, प्लीज कीप इट नोट, ओके।
सो अभी देखते हैं ऑप्शन सी, द नंबर ऑफ टाइम्स अ यूनिट ऑफ मनी चेंजेस। ठीक है, देखिए यूनिट ऑफ मनी चेंजेस हैंड्स ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड। यूनिट ऑफ मनी मतलब जो 1000 रुपए मुझे मिले थे वो यूनिट है मनी। ठीक है, तो जो पैसे यूनिट ऑफ मनी जो चेंज हो रहे हैं, अलग अलग हाथों में जा रहे हैं ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड, मतलब एक स्पेसिफिक पीरियड में पैसा कितनी बार अलग अलग किस किसके हाथ में जा रहा है, उसे कहते हैं वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी। ठीक है, उसे कहते हैं वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी। ठीक है, समझ गए, इट्स इजी। ओके, विद एग्जांपल आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके फाइन, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं लाइक वेलोसिटी ऑफ मनी, कैश रिजर्व रेशो। ठीक है, या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जिसमें आप पे कभी ध्यान ही नहीं दिया होगा। ठीक है, और वो आपको पूछ लिए गए। फॉर एग्जाम्पल दिस डैश आर पेपर्स बियरिंग द promise of a future stream of a monetary returns over a certain period of time। ठीक है, देखिए एक एग्जांपल देती हूँ। गवर्नमेंट को पैसे की बहुत जरूरत थी। ठीक है, गवर्नमेंट गई आरबीआई के पास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। वहां पर जाकर उन्होंने क्या कहा कि देखिए गवर्नर, मुझे बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत है, मुझे एक स्कीम लानी है जिस स्कीम में मुझे पैसा कम गिर रहा है, तो आप क्या कीजिए, आप ये जो सिक्योरिटीज है, ये पेपर्स है, ये खरीद लीजिए। ठीक है, और इस पर मैं आपको क्या करता हूँ, मैं लिख कर दे देता हूँ कि सर्टन पीरियड बाद में इसे रिपर्चेस कर लूंगा। मतलब वो रिपर्चेस करेंगे तो उन्हें पैसे, आरबीआई को आरबीआई के पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, आरबीआई को आरबीआई के पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये सिक्योरिटीज मतलब एक पेपर होता है, पेपर जिसमें प्रॉमिस लिखा होता है कि मैंने इतने इतने पैसे, जैसे 4 करोड़ रुपए, सपोज हम 4 करोड़ लिख देते हैं कि मैंने 4 करोड़ रुपए आरबीआई से लिए हैं और 30 नवंबर को 2024 में मैं ये रिपर्चेस कर दूंगा। मतलब ये जो नोट है ये मैं फिर से खरीद लूंगा और आरबीआई को 4 करोड़ रुपीस विद सम इंटरेस्ट वापस दे दूंगा। ठीक है, समझ रहे हो आप, रिपर्चेस करेंगे तभी पैसे आरबीआई को मिलेंगे, राइट। विदाउट रिपर्चेस आरबीआई को पैसे मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे। तो एक ऐसा पेपर जो एक प्रॉमिस देता है कि मुझे आप पैसे दे दीजिए, मैं आपको समय के साथ, आपका बैच के साथ वो सारा पैसा फिर से आपको दे दूंगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं सिक्योरिटी। ओके, इसे क्या कहते हैं? सिक्योरिटी। फाइन, समझ गए आप लोग? ओके, नाउ लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जांपल्स की हेल्प से ना कंसेप्ट क्लियर होने में बहुत हेल्प होती है। तो अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप उसके एग्जांपल्स इंटरनेट पे सर्च कर लिया करो। तो एग्जांपल जैसे ही आप रीड करोगे ना, आपको क्लिक हो जाएगा कि एग्जैक्टली कंसेप्ट है क्या। ठीक है, समझ रहे हो आप लोग? ओके फाइन। स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी इज इनवर्सली रिलेटेड टू द रेट ऑफ। ठीक है, स्पेक्युलेटिव डिमांड जो है मनी की, वो इनवर्सली किससे रिलेट करती है? ठीक है, वो इनवर्सली किससे रिलेट करती है? स्पेक्युलेटिव डिमांड मतलब क्या, पहले ये समझ लेते हैं। ओके फाइन, देखिए स्पेक्युलेटिव डिमांड मतलब एक ऐसी डिमांड, देखिए अभी मेरे पास ना 30,000 रुपीज है जो मुझे डिपॉजिट करने बैंक में। ठीक है, दिस इज एन एग्जाम्पल, जो मुझे डिपॉजिट करने बैंक में, लेकिन बैंक का इंटरेस्ट रेट अभी 4% है और मुझे ना इसे न्यूज मिली है कि कुछ दिनों बाद ये 5% होगा। कितना होगा? 5% होगा। तो अभी के लिए मैं इस कैश को होल्ड करूंगी, अभी इसे कहीं इन्वेस्ट नहीं करूंगी, कहीं इसको डिपॉजिट में नहीं रखूंगी, और जब 5% हो जाता है उस वक्त में इसे क्या करूंगी? उस वक्त में इसे डिपॉजिट करूंगी। ठीक है, या फिर बैंक में इन्वेस्ट करूंगी। ठीक है, तो देखिए स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी is inversely related to rate of interest। ठीक है, it's inversely related to rate of interest। ठीक है, मतलब इंटरेस्ट बढ़ेगा तभी तो मैं इसे, मेरा क्या सोच है कि इंटरेस्ट बढ़ने के बाद मुझे ये पैसा बाहर लाना है। ठीक है, तो ये क्या है? इनवर्सली रिलेटेड है एक दूसरे से। ठीक है, ओके फाइन, समझ में आ गई स्पेक्युलेटिव डिमांड की मीनिंग। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। दे आर पेएबल बाय द बैंक ऑन डिमांड फ्रॉम द अकाउंट होल्डर आर कॉल्ड एज। ठीक है, मतलब बैंक इसे पे कर सकती है, जो बैंक पे कर सकती है ऑन डिमांड फ्रॉम अकाउंट होल्डर आर कॉल्ड एज। मेरा अकाउंट है, मैं गई, मैंने 5,000 रुपए डिपॉजिट किए, आज मैंने डिपॉजिट किए और कल क्या हुआ, मुझे ना बहुत ज्यादा सडनली क्या हुआ, बुखार आ गया। मैंने ब्लड टेस्ट किया तो मुझे क्या पता चला कि मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा क्योंकि मुझे ना मेरे ब्लड सेल्स कम हो चुके हैं। ठीक है, आई मीन मेरा हीमोग्लोबिन कम हुआ है, नॉट अ ब्लड सेल। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए, मेरे पास नहीं है पैसे, मैं गई बैंक में, हाँ मैंने कल रखे थे लेकिन आज मैं बहुत बीमार हो गई, आप मुझे पैसे दे दीजिए, और मेरा बेचारे का चेहरा देखकर बैंक वाला भी पैसा दे देगा। ठीक है, तो ये क्या है? रीपेएबल
बाय द बैंक, बैंक कभी भी इसे रिपेयर कर सकती है जब मैं जाकर मांगू, मेरा अकाउंट है, मैं जाकर मांगूंगी तो मुझे पैसे मिल जाएंगे। इसे कहते हैं डिमांड डिपॉजिट, मतलब जब मैं डिमांड करूंगी तब मुझे मेरे पैसे फिर से मिल जाएंगे। ठीक है, ओके फाइन फाइन। लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश इज backed by country's government instead of a physical commodity or financial instrument। ठीक है, ये ऐसी चीज है जो कंट्रीज क्या करती है, कंट्रीज गवर्नमेंट उसे बैक करती है। ठीक है, मतलब ये क्या बोलती है कि यही वो चीज है इंस्टेड ऑफ फिजिकल कमोडिटी और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। फिजिकल कमोडिटी मतलब गोल्ड, सिल्वर, ठीक है, और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मतलब बॉन्ड्स, सिक्योरिटी। ठीक है, इसके इसके अलावा कंट्रीज किसको बैक करती है, फर्मली कंट्री की गवर्नमेंट किसे बैक करती है, नोट्स एंड कॉइन्स। ठीक है, नोट्स एंड कॉइन्स, आपका आंसर सही है, लेकिन इसके लिए टर्म है फिएट मनी। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो एग्जैक्ट टर्म क्या है, फिएट मनी, जिसके अंदर आते हैं नोट्स एंड कॉइन्स। ठीक है, इसके अंदर आते हैं नोट्स एंड कॉइन्स। तो फिएट मनी मतलब एक ऐसी मनी जो गवर्नमेंट क्या करती है, इंस्टेड ऑफ फिजिकल कमोडिटी या फिर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, इसके अलावा वो फर्मली बैक करती है फिएट मनी को। और फिएट मनी के एग्जांपल से नोट्स एंड कॉइन्स। तो आप ऑप्शन ए एंड बी टिक नहीं करेंगे, ना कि ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव टिक करेंगे। आप सही ऑप्शन टिक करेंगे फिएट मनी। और ऐसे ऑप्शन मैंने इसलिए फ्रेम किए ताकि आप कंफ्यूज होकर गलत टिक करो और फिर आपको रियलाइज हो कि अरे रे ये तो क्वेश्चन गलत चला गया। ठीक है, आपको दिमाग लड़ाना है कि कौन सा सही जवाब है। ओके फाइन, ठीक है। वाई आर सर्टन करेंसीज रेफर टू एज लीगल टेंडर्स। कुछ करेंसीज को लीगल टेंडर्स क्यों कहा जाता है, बिकॉज दे आर इशूड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, वो गवर्नमेंट ने उसको इश्यू किया है। ठीक है, देखते हैं। बिकॉज दे हैव हाई मार्केट वैल्यू, नहीं, पैसे की वैल्यू नहीं होती, अमाउंट सेम होती है। बिकॉज दे आर कॉमनली यूज इन इंटरनेशनल ट्रेड, नहीं। अभी ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन बी और ऑप्शन डी तो आपने एलिमेंट कर लिया। अभी देखते हैं ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। Because citizens are like legally obligated to accept them from any form of transaction। मुझे किसी का लोन देना है, मेरे पास 500 की नोट है तो उसे वो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, मुझे सामान खरीदना है, मेरे पास 1000 की नोट है जो अभी है नहीं। ठीक है, 2000 की नोट है, नहीं, ये भी 2000 की नोट भी बंद हो रही है। ठीक है, मेरे पास 20 की नोट है, मुझे सामान खरीदना है तो शॉपकीपर को इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। चाहे मुझे लोन देना है, सामान लेना है, या फिर मुझे कपड़े खरीदने हैं, कुछ भी लेना है, तो ये मनी सिटीजन्स उसको लीगली यूज कर सकते हैं और इलीगली ऑब्लिगेटेड है सिटीजन्स पर उसे एक्सेप्ट करना। कोई आपको ये नहीं कह सकता कि ये 500 की नोट में नहीं ले सकता क्योंकि ये लीगल टेंडर नहीं है। ठीक है, लीगल टेंडर मतलब ऐसी जो सिटीजन को एक्सेप्ट करनी पड़ती है, ओके, किसी भी कंडीशन पर। ठीक है, द टोटल स्टॉक ऑफ मनी इन सर्कुलेशन अमंग द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ अ टाइम इज कॉल्ड। ठीक है, तो देखिए टोटल स्टॉक ऑफ मनी मतलब सर्कुलेशन में कितना पैसा है, कितना स्टॉक है, हम बोलते हैं ना कितना माल का स्टॉक है, उसी तरीके से हमारे इकोनॉमी में कितना स्टॉक ऑफ मनी है सर्कुलेशन में अमंग द पब्लिक एक किसी भी स्पेसिफिक टाइम पर इज कॉल्ड एज मनी सप्लाई। इसे कहते हैं मनी सप्लाई। ठीक है, मनी सप्लाई मतलब कि हमारे पास एग्जैक्टली इस वक्त पर, करेक्ट इस डेट पर 30 नवंबर पर मनी सप्लाई कितना है करंट इस टाइम पर। ठीक है, कितना स्टॉक है मनी का मार्केट में, इसे कहते हैं मनी सप्लाई। ओके फाइन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच कैटेगरी ऑफ मनी इज क्लासिफाइड एज नैरो मनी। देखिए दो मनी होते हैं, एक नैरो मनी एक ब्रॉड मनी। ठीक है, ये आपके इसमें ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है डिटेल, लेकिन आपको सिर्फ इतना पूछा जा सकता है कि नैरो मनी कौन सा है, ब्रॉड मनी कौन सा है, इसलिए मैंने क्वेश्चन लिया। तो नैरो मनी M1 एंड M2 होते हैं और ब्रॉड मनी क्या होते हैं, M3 एंड M4। ठीक है, ब्रॉड मनी होते हैं M3 एंड M4। ठीक है, ये याद रखना। एग्जैक्टली M1 M2 M3 M4 क्या है इतना डिटेल आपको नहीं पूछा जा सकता, पूछा जाएगा भी तो M1 पूछा जाएगा जो आपके चैप्टर में दे रखा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको M1 अच्छे से डीप में करना है और बाकी नैरो मनी और ब्रॉड मनी का क्लासिफिकेशन M1 M2 M3 M4 में कौन सा होता है। तो नैरो मनी M1 एंड M2 है एंड ब्रॉड मनी M3 एंड M4 में आता है। ठीक है, आपको समझ आ गया। ओके, तो आपको इसको ज्यादा डिटेल में नहीं करना है, बस इतना याद रखना है, नैरो मनी की कैटेगरी और ब्रॉड मनी की कैटेगरी। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच फॉर, आपने इतना समय दिया मुझे और ये वीडियो देखा। इस वीडियो की स्पेशलिटी मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, अभी भी बता रही हूँ कि कंसेप्ट प्लस आपके क्या हो रहा है, कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं प्लस आपके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा वीडियो आपको शायद ही मिलेगा जिसमें आपके कंसेप्ट भी सॉल्व हो और आपके क्वेश्चन भी हो। तो प्लीज ये वीडियो देखिए, अपने फ्रेंड्स को दिए ताकि वो भी अपना बेस
बना सके अपनी बिल्डिंग तैयार करने के लिए, ठीक है। क्योंकि कंसेप्ट ये क्या है, ये बेस है जिससे आपको सीयूईटी की एग्जाम क्रैक करनी है। ओके, तो कंसेप्ट क्लियर होना इकोनॉमिक्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और आप फोकस कीजिए कि करंट अफेयर्स में अगर कुछ चेंजेस आ रहे हैं तो उस पर ध्यान दीजिए। ओके फाइन, चलो थैंक यू सो मच एवरीवन, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो ओके विथ न्यू चैप्टर। ओके फाइन, बाय बाय। हाँ, कमेंट्स में अपने मार्क्स जरूर बताना। ओके ओके फाइन।